हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी और जानेंगे कि कैसे जो एक छोटे से स्तर पे आई हुई कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी कैसे आगे रूल करने लग गई हमारे भारत पर। तो हम पढ़ने वाले हैं द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। युद्ध तो बहुत हुए हैं इतिहास में, हिस्ट्री में हमारे, लेकिन कुछ ऐसे युद्ध हुए हैं जो टर्निंग पॉइंट रहे इतिहास के लिए। इन्होंने बदल के रख दिया, ठीक है, फॉर्च्यून को इंडिया के। द बैटल ऑफ प्लासी। When Ali Khan died in 1756, Siraj-ud-Daulah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his powers and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. तो पहले कौन था बंगाल का जो रूलर था? वो पहले थे मुर्शिद कुली खान। फिर उसके बाद जब बना दिए गए थे अली वर्दी खान, इनकी डेथ हो जाती है 1756 में। इसके बाद नाम आता है सिराज-उद-दौला, जिनको नवाब बनाया जा रहा है। लेकिन कंपनी जानती है कि सिराज-उद-दौला उनके इशारों पे तो नाचेगा नहीं, तो कंपनी को एक कठपुतली चाहिए, एक पपेट चाहिए जो उनके इशारों पे नाचे और बस एज अ डमी नवाब बन जाए। मतलब नवाब तो बन जाए लेकिन काम किसके करे? कंपनी के। जो कंपनी बोले वही नवाब करे। So it tried, though without success, to help one of the Siraj-ud-Daula's rivals become the Nawab. तो वो क्या करना चाहते थे कि सिराज-उद-दौला के जो दुश्मन हैं उनको नवाब बनाना चाहते थे। And infuriated Siraj-ud-Daula asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification, pay the revenues. लेकिन जैसे ही सिराज-उद-दौला को ये चीज़ें पता चलने लगी कि कंपनी ये चाहती है, उन्होंने साफ कह दिया गुस्से में कंपनी से कि मेरे पॉलिटिकल अफेयर्स में, राजनीतिक मामलों में दखल देना बंद करो, किले बनाना बंद करो और चुपचाप से रेवेन्यू दो। लेकिन क्या हुआ? नेगोशिएशंस फेल्ड हो गई, बातचीत जो भी ये थे सब फेल हो गई। कंपनी ने नहीं सुनी। जब कंपनी ने नहीं सुनी तो नवाब निकल पड़े 30,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाजार में, जहां पर इंग्लिश की कंपनी थी, फैक्ट्री थी, और उन्होंने क्या करा? कैप्चर कर लिया कुछ कंपनी के ऑफिसर्स को, वेयर हाउस को लॉक कर दिया, इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया। जब ये बात पता चली तो हड़कंप तो मचनी ही है ना, इंग्लिश लोगों के अंदर हड़कंप मचनी है। जब इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया तो भी रुके नहीं और चले गए कलकत्ता, जहां पर जाकर इन्होंने कंपनी के फोर्ट को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया। उसके बाद मद्रास में जब ये खबर पहुंची तो मद्रास के लोगों ने, फोर्सेस ने अपने कमांडर को, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, बहुत सारे नवल फ्लीट्स के साथ, मतलब बहुत सारी शिप्स के साथ और सोल्जर्स लेके, और प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड। फाइनली 1757 में क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराज-उद-दौला एट प्लासी। और 1757 में हम ये देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव अपनी कंपनी की जो भी पूरी आर्मी लेके सिराज-उद-दौला के सामने युद्ध करने के लिए प्लासी में तैयार हो जाते हैं। आगे बताऊंगी क्या हुआ, उससे पहले डिड यू नो देख लो, इस पेज पे ही दिया है। डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? Plassey is an anglicized pronunciation of Palashi, and the place derived its name from the Palash tree, known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in the festival of Holi. तो प्लासी जो ये नाम है, असल में जगह का नाम है पलाशी, ठीक है, लेकिन अंग्रेज इसको सही तरीके से उच्चारण कर नहीं पाते थे हिंदी का, तो इसलिए उन्होंने पलाशी का प्लासी कर दिया। और पलाशी का नाम पलाशी क्यों पड़ा था? पलाश पेड़ की वजह से। यहाँ पर पलाश के पेड़ होते हैं जिनके बहुत सुंदर सुंदर रेड फ्लावर्स होते हैं, जिससे गुलाल बनाया जाता है। ये वही गुलाल है जो हम होली में यूज करते हैं। चलो बैक टू द टॉपिक। अब युद्ध होने वाला है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर
for the defeat of Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of the Siraj-ud-Daulah commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Siraj-ud-Daulah. वीडियो जो पहला पार्ट मैंने डाला था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा भारत गुलाम नहीं रहता अगर कुछ अपनों ने हमें धोखा ना दिया होता। तो उनमें से एक धोखे का एग्जाम्पल हम इसी बैटल ऑफ प्लासी में देख रहे हैं कि सिराज-उद-दौला के एक कमांडर हुआ करते थे मिर जाफर, जिन्होंने चीट किया, धोखा दिया सिराज-उद-दौला को, अपने ही नवाब, अपने ही भाई जैसे शासक को उन्होंने धोखा दिया। और जो उनके साथ आर्मी थी मिर जाफर की, वो कभी भी युद्ध में लड़ी ही नहीं और इसकी वजह से सिराज-उद-दौला हार गए। मिर जाफर को लालच दे दिया था इंग्लिश पीपल ने कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको ही नवाब बना देंगे। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. और ये पहली वो लड़ाई थी, मतलब पहली बड़ी लड़ाई थी जो कंपनी ने जीती इंडिया के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, फिगर्स में देख लेते हैं क्या क्या बताया, कौन कौन है। फिगर 5 में है द जनरल कोर्ट रूम, ईस्ट इंडिया हाउस, लीडन हॉल स्ट्रीट। द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड देयर मीटिंग्स इन द ईस्ट इंडिया हाउस ऑन लीडन हॉल स्ट्रीट इन लंदन। दिस इज अ पिक्चर वन ऑफ देयर मीटिंग्स इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर मीटिंग्स चल रही है, लंदन में हो रही है, इस तरह की मीटिंग पिक्चर है। सो आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, तो प्लासी में जो हार हुई उसके बाद सिराज-उद-दौला का असैसिनेशन हो गया, है ना, उनको मार दिया गया। एंड जैसा कि वादा किया गया था मिर जाफर के साथ, उसको बना दिया नवाब। The company was still unwilling to take over the responsibility of the administration. Its prime object was the expansion of trade. इस टाइम तक ना कंपनी नहीं चाहती थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए, वो सिर्फ ये चाहती थी कि हम अपनी ट्रेड को बढ़ाएं, सिर्फ ट्रेड से मुनाफा कमाना चाहती थी कंपनी इस टाइम तक। If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. तो अगर कॉमन जो लोकल पीपल रह रहे थे उन्होंने कंपनी का सहयोग किया होता और जितना प्रिविलेजेस वो चाहते थे वो दिए होते, ड्यूटी फ्री, टैक्स नहीं लगाते, तो वो पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं कूदते और ना ही टेरिटरीज पे कब्जा करते। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. लेकिन कैसा हुआ कि कुछ टाइम बाद ही कंपनी को ये रियलाइज होता है कि जो हमने पपेट नवाब बना दिया है ना, ये भी उतने काम का नहीं है। जो काम हम चाहते थे या हमने सोच रखा था कि पपेट हमारे लिए करेगा, उस तरह का ये काम कर नहीं रहा है। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. अब नवाब पूरी तरीके से उनके इशारों पे क्यों नहीं नाच पा रहा था, क्योंकि उसे अपनी, वो एक नवाब है तो उसको भी अपनी एक डिग्निटी बना के रखनी पड़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं, नोबल पीपल हैं, वो उसकी इज्जत ही नहीं करेंगे कि ये काय का नवाब है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गई नवाब और कंपनी के बीच में। What could the company do? अब थोड़े से जो अलग तरह के जो विरोध होने लग गई कंपनी और नवाब के बीच में, तो अब कंपनी क्या कर सकती है? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. तो जब इन लोगों की नहीं बनी तो कंपनी ने क्या करा, मिर जाफर को हटा के एक दूसरे इंसान को नवाब बना दिया जिसका नाम था मिर कासिम। अब आगे क्या हुआ, मिर कासिम से भी कंपनी की नहीं बनी और मिर कासिम के साथ कंपनी की लड़ाई हुई जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में ये लड़ाई हुई और इसमें मिर कासिम हार गया। मिर कासिम जब हार गया तो दोबारा से नवाब इस पहले वाले को ही बना दिया जिसका नाम था मिर जाफर। ठीक है,
The Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demand of trade and its other expenses. नवाब क्या कर रहा था कि 5 लाख रुपए हर महीना कंपनी को दे रहा था, लेकिन कंपनी के तो लालच बढ़ते ही जा रहे थे, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो इतनी लड़ाइयाँ लड़ते थे, उनमें चीज़ें लगती थी, ट्रेड वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। लालच का अंत थोड़ा ना होता है, तो उन्हें इस पैसे से भी ज़्यादा पैसा चाहिए था। By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. लेकिन जब मिर जाफर की मृत्यु होती है 1765 में, तब तक जो कंपनी का मूड था ना, उनका दिमाग, सोचने का तरीका चेंज हो चुका था। Having failed to work with the puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." अब कंपनी का क्या मूड चेंज हुआ कि पहले ऊपर हमने यहाँ पढ़ा था कि कंपनी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ ट्रेड करना चाहती थी, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती थी। लेकिन जैसे मिर जाफर की डेथ होती है, यहाँ नीचे हमने पढ़ा, कंपनी का क्या हो गया, पूरा जो माइंड था वो चेंज हो गया। अब कंपनी ये सोचने लग गई कि ये जो हम पपेट नवाब बना तो लेते हैं, लेकिन इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। तो क्लाइव कहता है, रॉबर्ट क्लाइव जो कमांडर था, कि हमें ना खुद ही नवाब बन जाना चाहिए। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. 1765 में क्या हुआ कि जो मुगल के जो राजा थे उस टाइम पे, एम्परर हुए, उन्होंने कंपनी को दीवान की तरह अपॉइंट कर लिया। ये दीवान कौन होते थे? जो टैक्स कलेक्ट करते थे। किस प्रोविंस का करा? बंगाल का। तो बंगाल प्रोविंस जो थी, उस टाइम पे स्टेट नहीं, प्रोविंस वर्ड यूज किया जाता था, तो जो बंगाल प्रोविंस थी वहाँ का दीवान अपॉइंट कर लिया। और दीवान अपॉइंट कर लिया, इनको दीवानी राइट्स मिल गए, दीवानी अधिकार मिल गए, और उन अधिकारों का यूज करके ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से ले सकते थे? बंगाल से। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। और जैसे ही इन्हें ये दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल के, तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, पैसा, सब कुछ आने लगा। तो क्या हुआ कि ये तो खुश हो गए, इनकी एक बहुत बड़ी समस्या, जो पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई। From the early 18th century, its trade with India had expanded. अब क्या होता है, 18th सेंचुरी आते आते इनकी जो ट्रेड होता है, व्यापार, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट इट हैड टू बाय most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. लेकिन क्या होता है कि ये जो चीज़ें खरीदते हैं ना, कहाँ से? इंडिया से ये जो चीज़ें खरीदते थे ब्रिटिश, इनको उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था। This was because at this time Britain had no goods to sell in India. और इस टाइम ये ऐसा समय था जब ब्रिटिश के पास ऐसा कोई आइटम नहीं था कि वो अपना कोई आइटम इंडिया में बेचें। इंडिया से खरीद रहे हैं, पर इंडिया में बेचने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो उससे पहले क्या हो रहा था? बैटल ऑफ प्लासी से पहले बहुत ज़्यादा गोल्ड ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा था, क्योंकि ये लोग इंडिया के जो आइटम्स हैं वो खरीदते थे। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो गोल्ड का फ्लो था ब्रिटेन से इंडिया, वो कम हो गया। एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। और पूरी तरीके से समाप्त हो गया जैसे ही इनको दीवानी राइट्स मिल गए। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि अब जो रेवेन्यूज ये हैं वो ही पूरे कंपनी के, इनके फाइनेंस उठा लेते हैं, इनको और एक्स्ट्रा की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। These revenues could be used to purchase cotton, silk textiles in India. अब देखो, ये इंडिया से ही तो दीवानी ले रहे हैं ना, इंडिया की प्रोविंस से बंगाल, वहाँ से इनको मिल रहा है, तो उसी पैसा, उसी रेवेन्यू को ये यूज़ कर लेते थे कॉटन खरीदने में, सिल्क टेक्सटाइल्स में अपनी, और जो भी इनकी बिल्डिंग बनाने में इनको, या किले बनाने में, ऑफिसेस बनाने में जो भी चीज़ लगती थी, वो उसी पैसे से, उसी रेवेन्यू से खरीद लेते थे। तो इन्हें अपना सोना या सिल्वर
वेस्ट करने की जब जरूरत पड़ी नहीं रही थी पूरी तरीके से, अब इनका गोल्ड और सिल्वर इंडिया में आना बंद हो चुका था। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. तो जब बैटल ऑफ प्लासी में नवाब हार गए तो उसके बाद ये मजबूर हो जाते हैं एक अच्छी अमाउंट कंपनी को देने के लिए पैसे की, और साथ में साथ इनको कंपनी के ऑफिशियल्स को खुश रखने के लिए गिफ्ट्स भी देने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस रॉबर्ट क्लाइव की, जिसकी वजह से ये जीत देखने को मिलती है। काफी शातिर इंसान है ये। तो ये 1743 में आए थे, ठीक है। 1743 में ये आए थे मद्रास, जिसको अब हम चेन्नई कहते हैं। कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से। ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लैंड से आए थे। तब इनकी एज मात्र 18 साल थी। और जब 1767 में ये इंडिया से गए, ठीक है, when in 1767 he left India, his Indian fortune was worth rupees, देख रहे हो कितना ज्यादा। ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, अगर र तरह का बना रहता है तो वो तो अपना रुपीस का साइन रहता है, लेकिन ये जो साइन है ये है पाउंड स्टर्लिंग का। ये इनकी करेंसी है इंग्लैंड की। उस टाइम पे इनकी ये करेंसी हुआ करती, तो लगभग 4 लाख पाउंड स्टर्लिंग। आज भी अगर इतने लाखों की बात की जाए तो काफी ज्यादा होता है। तो उस टाइम सोचो, उस जमाने में 18th सेंचुरी में कितनी ज्यादा होगी ये कीमत, क्योंकि उस टाइम तो 1 रुपए में भी हम अपना इतना सारा पूरा राशन ले आते थे लोग बाग, और ये तो लाखों की बात हो गई। तो इतना सारा पैसा उसने छाप लिया था इंडिया से। इंटरेस्टिंगली, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. 1764 में जब इसको क्या बनाया गया था? गवर्नर बनाया गया था। तो इससे बोला गया था कि तुम बंगाल में जो भी कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, घोटाला कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, इसको तुम खत्म कर देना, रॉबर्ट क्लाइव से बोला गया था। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं कि जब ये 1767 में दोबारा लौट के इंग्लैंड चला जाता है, उसके बाद 1772 में इसके ऊपर खुद कार्रवाई चलती है, क्योंकि इसके पास इतना ज्यादा पैसा होता है। तो शक होता है कि एक गवर्नर के पास इतनी दौलत कहाँ से आई। ये खुद ही शक के घेरे में आ जाता है। Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. लेकिन जो ब्रिटिश के जो कोर्ट था वहां पर इसको बेगुनाह साबित हो गया था ये, है ना। Although he was acquitted, he committed suicide. बेगुनाह हो गया था, लेकिन फिर भी 1774 में इसने सुसाइड कर लिया। अब पता नहीं क्या मिस्ट्री है ये। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. लेकिन सारे ही ऑफिसर्स इतने महान नहीं थे कि वो इतना पैसा बना पाए रॉबर्ट क्लाइव की तरह। Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। उसी प्रकार सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ये भी करप्ट नहीं थे। बेचारे बहुत सारों की अर्ली एज में डेथ हो गई, कुछ को बीमारी लग गई, कुछ वार के चक्कर में खत्म हो गए। सारे करप्ट नहीं थे और ना ही सारे झूठे थे। Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India. बहुत सारे एक नॉर्मल घर से आते थे और वो चाहते थे कि हम थोड़ा बहुत कमा लें इंडिया से और अपने घर ले जाएं और आराम की जिंदगी जिएं। Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called nabobs. और जो इतना ज़्यादा मतलब कि रिच लेके, पैसे लेके, बहुत सारे वेल्थ लेके, दौलत लेके लौटा इंग्लैंड, वो आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहा था जैसे नवाब्स काटते हैं। और नवाब्स को ये नवाब तो बोल नहीं पाते थे अंग्रेज, इसलिए नवाब्स बोलते थे। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons.
तो ये लोग क्या करते थे ना, ब्रिटिश सोसाइटी में थोड़ा सा फन भी बनाते थे इन चीज़ों का। तो ऐसे लोगों का अक्सर ब्रिटिश सोसाइटी में ना मजाक बनाया जाता था। ये एज अ अपस्टार्ट्स होते थे। ये अपस्टार्ट्स वो लोग होते हैं जिनको अचानक से वेल्थ मिल जाती है और घमंड आ जाता है। सोशल क्लाइंबर मतलब ये सोसाइटी में एक ऊंचा दर्जा चाहते थे क्योंकि अभी बहुत पैसे वाले हो गए हैं। रिडिक्यूल्ड मतलब इनका ना मजाक उड़ाया जाता था। जो प्लेज, नाटक और कार्टून्स होते थे ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर, वहाँ ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी रूल एक्सपेंस, जो करेंगे हम पार्ट 4 में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।